हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पर्यावरण और पारिस्थितिक मतलब इन्वायरमेंट से जो भी क्वेश्चन आपके अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट को भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि एक भी प्रश्न आपका इससे गलत ना हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो आइए हम इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कुल 30 प्रश्नों की श्रृंखला है जो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपके आगामी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये पूछा गया है। आपका ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में भी इसको रिपीट किया गया है। तो आपको पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। मतलब ये पूछा है प्रश्न में कि आप जैसे सुबह जाते हैं गार्डन में तो देखते हैं कि पेड़ों की पत्तियों से एक सुरीली आवाज़ आती है, तो उसका साउंड पूछा है कितना होता है। तो याद रखना है इसको 20 डेसिबल। इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें 10 दिया है, 20 दिया है, 60 दिया है, 100 दिया है, तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20 डेसिबल होता है। और साउंड का जो यूनिट होता है मेजर करने के लिए डेसिबल होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला फिर इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है आपसे कि धुआं से आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक है। अब धुआं से हमारी आँखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है आपका। ओजोन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पीएन का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना है इसका वैसे सही ऑप्शन जो होगा आपका पीएन होगा, पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। याद रखना है आपको कि पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका फ्रेंड्स है इसमें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा। अब इसको ध्यान रखना है कि निम्न में से क्या घटित नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछा जाता है इस टॉपिक से। पहला ऑप्शन आपका है पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ध्रुव पर बर्फ़ पिघल जाएगी, समुद्र तट घट जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा। तो बताइए, देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या क्या घटित होता है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसका जो सही ऑप्शन होगा समुद्र तट घट जाएगा। अब कैसे ये घट जाएगा समुद्र तट, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर में वाष्प में बनकर पानी कम होगा। तो इसे आप रिलेट करके याद रखेंगे कि समुद्र तट घट जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार 2 से 3 बार यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में भी रिपीट किया है और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला फिर इसमें प्रश्न है आपका कि घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा परेशान करता है। दमा से जो पीड़ित मरीज हैं उनको ये परेशान करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको याद रखिएगा कि घरेलू धूल में वह क्या है कि जो दमा पीड़ित मरीजों को परेशान करता है। तो पहला ऑप्शन है रसायन जो धूल में विद्यमान है, दूसरा है धूल में अकार्बनिक पार्टिकल है, धूल की नमी है और धूल है। तो इसका जो फ्रेंड सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड वाला सही होगा कि धूल में जो अकार्बनिक पार्टिकल होते हैं तो दमा के मरीजों को काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला इसमें प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा है। पहला है बबूल, अमलतास, नीम और यूकेलिप्टस। तो वृक्षों में कौन सा पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है, यूकेलिप्टस। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती। ये देखिए, ये रेड डाटा बुक से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा है।
जो भी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे होती हैं तो उनका जो बायो डाटा होता है वो एक रेड डाटा बुक होता है, उसमें दर्ज होता है कि कौन सी प्रजाति जो होती है विलुप्त होने की कगार पे है। अब पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो कितने वर्ष वो प्रजाति अपने मतलब घर आवास में नहीं पाई जाती है तो उस प्रजाति को विलुप्त होने के कगार पे माना जाता है। तो जैसे 15 वर्ष दे रखा है, 25 वर्ष है, 40 वर्ष है, 50 वर्ष है। तो इसमें जो सही ऑप्शन इसका जो होगा आपका 50 वर्ष होगा, सॉरी ये 40 वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा कि ये तीसरा ऑप्शन सही होगा 40 वर्ष। अब कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं? जैसे रेड पांडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद जंगली गधा है। ये सब जो है आपके विलुप्त होने वाली कुछ प्रजातियां हैं जो रेड डाटा बुक में ये दर्ज है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि कितने साल अपने आवास में जो भी प्रजाति नहीं पाई जाती है तो उसको विलुप्त माना जाता है। तो ये है ऑप्शन सी 40 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इसमें, धूल प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अब देखिए, धूल प्रदूषण कम करने के लिए हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि धूल पार्टिकल जितनी है उसको कम करने के लिए कौन सा वृक्ष लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है सीता अशोक वृक्ष है, महुआ है, पॉपुलर है, नीम है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका होगा पॉपुलर। पॉपुलर नाम का वृक्ष होता है जो धूल प्रदूषण को वातावरण से कम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। ये सब जो भी प्रश्न है आपके IAS और PCS एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके जितने भी मध्य स्तर के एग्ज़ाम होंगे उसमें ये प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं। और UP PCS में तो खासकर कई बार ये प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं। तो इसको ज़रूर एक बार दो बार रिवाइज़ कर लें और इसे नोट कर लें ताकि आपको रिविज़न करने में आसानी हो। इसमें अगला प्रश्न देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? इसका ऑप्शन देखिए, पहला कटक है, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा नागपुर और चौथा रांची है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन होगा? तो याद रखना है कि पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर, तीसरा ऑप्शन इसका आपका सही होगा। इसे आप याद रखेंगे, फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन है। अगला इसमें प्रश्न आपका है कि भारत में अति संघनन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, वो कौन सा है? अब देखिए, अति संघनन का मतलब होता है काफ़ी घनी आबादी में पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन अरुणाचल दिया है और दूसरे पे मध्य, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होकर इसमें मध्य प्रदेश में लगा देंगे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन फ्रेंड्स होगा अरुणाचल प्रदेश में वनों की संघनन मतलब काफ़ी घनिष्ठता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन जिस एरिया में पाए जाते हैं उनकी संख्या काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन बृहद क्षेत्र में पूछा है आपसे कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, पहला वाला सही होगा। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है इसमें सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है कि जैव विविधता। अब जैव विविधता किसे कहते हैं, इसको आपको याद रखना है कि जैव विविधता होती क्या है। तो देखिए, पहले तो आप समझ लिए कि जैव विविधता होती है जीव जंतुओं की एक विशेष क्षेत्र में जो आबादी पाई जाती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब ये जैव विविधता सबसे, देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको छांटना है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन और उत्तरी ध्रुवीय वनों में। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका होगा पहला होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब क्यों होती है? देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जहाँ वर्षा होगी वहाँ पेड़ पौधे और झाड़ियाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाएंगी। जब वहाँ पे एक जंगल का रूप ले लेंगे छोटी छोटी झाड़ियों से, तो वहाँ पे जीव जंतु भी काफ़ी मात्रा में रहेंगे उस एरिया में। इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जैव विविधता काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है अक्सर एग्जाम में, तो इसको अलग से आप ध्यान रखेंगे। अगला फिर इसमें देखिए प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। देखिए, एक और आया था और उसी को ऐसे क्वेश्चन में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान थोड़ा सा वर्ड बदल कर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका भी ऑप्शन आपका ए वाला होगा, नागपुर। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जहाँ पे पेड़ पौधों पे शोध किया जाता है, अच्छे वैरायटी के पेड़ पौधों को वहाँ डेवलप किया जाता है, तो ये नागपुर में है। अगला जो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित आदि क्षेत्रों में से किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए, ये रामसर से रिलेट करके पूछा गया है कि रामसर
दर्जा क्या हो। सबसे पहले तो देखिए रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहली बार याद रखना है आपको कि 1992 में रियो डी जेनेरो शहर है ब्राज़ील में, वहाँ पे ये रामसर सम्मेलन हुआ था। जितनी आर्द्र भूमियाँ हैं भारत की, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में। तो इसका देखिए ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। चिल्का झील है, लोकटक झील है, केवला देव है, बुल्लर झील। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो एग्जाम में पूछा गया था, तो उस समय उस प्रश्न का सही ऑप्शन माना गया था बुल्लर झील। तो इसे आप याद रखेंगे कि इसमें जो रामसर दर्जा दिया गया है बुल्लर झील को। अगला प्रश्न इसमें है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। अब देखिए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, सबसे ज़्यादा अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो ये महासागर है। क्यों अस्थायी है, तो देखिए महासागरों के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सी प्रजातियां होती हैं, बहुत से जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं जो अस्थिर होती हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में होती हैं। मरुस्थल में क्या होता है कि कभी प्रजातियां रहेंगी मौसम के अनुसार, तो कभी नहीं रहेंगी। पर्वतों पर प्रजातियां कम पाई जाती हैं। वनों में प्रजातियां हैं तो वनों को लोग काट कर कम करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो वहाँ पर प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन जो अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर जो इसका होगा, महासागर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। अब देखिए जैव विविधता के संरक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है कि उसको संरक्षण करने के लिए कौन सी हमारी रणनीति कारगर हो सकती है। पहला है जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभयारण्य। तो अब इसका जो प्रश्न है, इसमें सही ऑप्शन इसका होगा आपका जैव मंडल रिजर्व। अब जैव मंडल रिजर्व देखिए बनाया जाता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या तो राज्य सरकारें बनाती है, और उसमें जीव जंतुओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका ये होगा जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र। अगला प्रश्न इसमें आपका है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अब अम्ल वर्षा से पूछा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। कौन सा प्रदूषण जो होता है अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसे याद रखना है। अगला प्रश्न इसमें है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। अब देखिए ओजोन से पूछा है, तो ओजोन पहले आपको याद रखना है कि ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन मंडल देखिए क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और इसका कुछ मात्रा 10% जो होता है क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और 90% मात्रा इसका समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि जो ओजोन है वो तो समताप मंडल में होती है। उसका काम क्या होता है, तो ये जो भी पैरावैगनिक किरणें होती हैं उसको ऑब्जर्व करके हमको बचाती हैं, मनुष्य को बचाती हैं, और पृथ्वी को गर्म होने से बचाती हैं रेडिएट करके। तो इसका सही ऑप्शन थर्ड होगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, ये भी फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। अगला प्रश्न इसमें है आपका, किस स्तर से ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो इसमें याद रखना है कि किस स्तर से अगर ध्वनि की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, और ख़तरनाक मनुष्यों के लिए होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका 80 डेसिबी से अगर ऊपर होता है साउंड का, तो ये खतरनाक स्तर से ऊपर हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर आपका होगा 80 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न इसमें है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। अब ये फैक्ट बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन 1982 है, दूसरा 1986, 1990, 1994। तो आपको ध्यान में रखना है, डेट याद रखना पड़ेगा आपको कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब पर्यावरण को संरक्षण कंजर्व करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उसको मतलब रोकने के लिए एक नियम कानून पारित किया गया 1986 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला 1986। अगला फिर इसमें प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो अब देखिए जैव विविधता से सबसे ज़्यादा जो धनी स्थान है आप देखेंगे इधर वाला जो अपना एरिया है केरला वाला,
जो शांत घाटी का अपना एरिया है, तो ये पश्चिमी घाट और बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र जो है जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी धनी स्थान है। वहाँ पे जैव विविधता काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट और अपना हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न इसमें है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल कितना होता है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे पृथ्वी पे कितने पेड़ पौधों की मात्रा होनी चाहिए। तो पहला है 10%, 23%, 33%, 40%। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 33%। इसको ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा अलग से याद रखेंगे, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपसे आगे भी ये देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न इसमें ग्रीन मफलर संबंधित है। अब देखिए ग्रीन मफलर क्या होता है, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए। ग्रीन मफलर बेसिकली उसे कहते हैं जब देखते हैं कि आजकल जो शहरी वातावरण है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वहाँ पे शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसको कम करने के लिए वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि साउंड थोड़ा सा कम हो वहाँ पे। तो ये संबंधित किससे है, ये ध्वनि प्रदूषण से आपको संबंधित है। तो इसे याद रखना है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो आपका ये जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आप लोग के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं। इसमें अगला प्रश्न आपका है जैव विघटित प्रदूषक है। अब जैव विघटित प्रदूषक पूछा इसमें पारा, वाहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्ट। इसमें देखिए जैव विघटित मतलब जो गंदा करे हमारे जैव मंडल को, जो हमारे पानी है उसको दूषित करे, उससे रिलेट किया कि जैव विघटित प्रदूषक का अर्थ पूछा है यहाँ पे। तो ये जितने नालों द्वारा ये जितने वाहित मल होते हैं, नालों से बहकर जाकर नदियों में मिलते हैं, उनको प्रदूषित करते हैं, तो हमारे जैव मंडल को प्रदूषित करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो ये वाहित मल हो गए। इसका सही ऑप्शन सेकंड वाला होगा। अगला प्रश्न इसमें आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक है। पहला ऑप्शन PAN स्मॉग है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ओजोन है। तो द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं। तो अब देखिए प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो चिमनियों द्वारा जैसे निकलता है धुआं, गाड़ियों से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से, ये सब क्या प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। और द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं जो कुछ वातावरण में तो पहले से गैसेज मौजूद होती हैं और ह्यूमन मेड द्वारा जो क्रिएट कर उसमें जाकर मिक्स होकर जो प्रदूषण क्रिएट होता है उसे द्वितीय प्रदूषक में कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका पेरोक्सिल एसीटल नाइट्रेट ये जो होता है द्वितीय प्रदूषक में नहीं आता। स्मोक देखिए मैन द्वारा क्रिएट होता है। ओजोन लेयर भी देखते हैं तो टेम्परेचर आप जो दिन पर दिन हीट करते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। तो ये भी है। सल्फर डाइऑक्साइड चिमनियों द्वारा जो धुआं निकलता है उससे क्रिएट होता है। तो ये सब प्राथमिक प्रदूषक में आ जाते हैं, जबकि PAN जो होता है द्वितीय प्रदूषक में नहीं आता, ये भी प्राथमिक प्रदूषक में ही आता है। और ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है। तो ये PAN पेरोक्सिल एसीटल नाइट्रेट द्वितीय प्रदूषक में नहीं आता, क्योंकि एक केमिकल रिएजेंट है, इसको लैब में तैयार किया जाता है। बाकी स्मोक, SO2, O3 ये सब ह्यूमन मेड है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न इसमें जैव विविधता का अर्थ क्या है। अब देखिए इसमें जैव विविधता फिर से प्रश्न आपको पूछा गया है और काफ़ी बार यह रिपीट होता है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की संख्या। तो आपका इसमें से जो उपयुक्त आंसर जो होगा ये थर्ड वाला आपका इसमें सही होगा। एक निर्धारित क्षेत्र में जो पादप और जीव जंतुओं की जो संख्या होती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न इसमें आपका है कि निम्नलिखित में से किस से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका आइस कोर, जीवाश्मित पराग, इवेपोराइट निक्षेप, वृक्ष वलय विधि। तो देखिए जलवायु परिवर्तन क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है, तो आइसो कोर से प्राप्त किया जाता है। यह भी फैक्चुअल प्रश्न है, तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे कि जलवायु में जो परिवर्तन होता है
तो किस कार्बनिक संकेतक से उसको हम जान सकते हैं, तो ये आइसोकोर है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। अब देखिए ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। पिछली बार भी यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो पहला विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। अब देखिए इसमें एस्ट्रोजन तो होता नहीं है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है दुधारू पशुओं को, तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो गया। विषाणु संक्रमण से भी नहीं होता है गिद्धों का, विषाणु और जीवाणु संक्रमण तो सभी जीवों में होता है बीमारी जब आती है। तो इसका जो सही आंसर था आपका, जानवरों का दर्द निवारक दवा जो दिया जाता है उससे गिद्धों की मृत्यु होती है। अब होती कैसे ये जान लीजिए। अब देखिए कैसे क्या होता है कि जैसे देखिए मनुष्य और जानवर दोनों में बीमारियों का लक्षण सब में पाया जाता है। तो मनुष्य में जो इंजेक्शन और दवा लेता है कंजर्व करके उसे रिलीज भी कर देता है समय पे, मतलब चमड़ों से निकल जाते हैं। इसके बाद जानवरों में क्या होता है कि जो भी हम दर्द निवारक दवा देते हैं या ऑक्सीजन देते हैं तो उसके कुछ मात्रा क्या होता है कि जानवरों की स्किन में, चमड़ों में वो स्टोर रह जाती है। अब जब जानवरों की मृत्यु होती है इसके बाद जब गिद्ध उसको खाते हैं तो वो जो दवा जो होती है वो जानवरों में जाकर यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है। वो यूरिक एसिड करती क्या है कि जानवरों जो गिद्ध होते हैं उनकी किडनी को डैमेज कर देती है, और जब किडनी डैमेज होती है तो उनको डेथ हो जाती है। तो यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जानवरों को, लोग दुधारू पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से गिद्ध हमारे लगभग देश से विलुप्त हो ही गए हैं। कभी कभार आपको देखने को मिलते हैं, नहीं तो आजकल नहीं देखने को मिलते हैं। गिद्धों को हमारे पर्यावरण का मित्र माना गया है, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं मरते हैं तो उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको खाकर उनके मांसों को हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आपको याद रखना है कि गिद्धों की कमी का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है। ये प्रश्न आपको, हमें लगता है कि आप एक बार फैक्ट जो मैं बताया हूँ आप याद रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रखेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि सिगरेट में धुएं के मुख्य प्रदूषक कौन से हैं। अब देखिए इसमें ये भी सिगरेट से देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी काफ़ी मात्रा में सिगरेट का यूज़ करती है, काफ़ी मात्रा में कैंसर की वजह से लोग मर भी रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पहला ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, और डाइऑक्सीजन और बेंजीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इसमें मुख्य प्रदूषक के रूप में सिगरेट में रहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति आपके पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, तो उससे जो धुआं निकलता है तो ये मान लीजिए 20% इस पर्सन को इफेक्ट करेगा, लेकिन आपको 80% इफेक्ट करेगा। इसलिए आप जो भी सिगरेट यूज़ करने वाले व्यक्ति हैं उनसे थोड़ा दूरी बना कर हैं, बच कर निकलें। क्यों आपको 80% इफेक्ट करेगा? क्योंकि देखिए ये जो इसमें स्मोक निकलेगा वो डायरेक्ट आपके पास आएगा, आप एयर लेंगे, सांस लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। वो तो एक बार सांस लेकर जैसे सिगरेट पीकर निकाल दिया धुआं बाहर तो उसको कम इफेक्ट करेगा, क्योंकि धुआं उसके अंदर जो लिया है फिल्टर करके गया होगा। लेकिन आप तो डायरेक्टली अगर सांस लेते हैं तो आपके अंदर जाएगा। तो 80% माना जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये इफ़ेक्ट करता है सिगरेट का धुआं। तो याद रखेंगे। और इस प्रश्न का जो आंसर आपका होगा थर्ड वाला होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादक सबसे कम है। अब सबसे कम पूछा है इसमें कि उत्पादक किसका सबसे कम है। अब देखिए पहला ऑप्शन इसमें आपका है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय सवाना। अब देखिए तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादक सबसे कम है, जैसे ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश इसका सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा? अब घास प्रदेश में देखते हैं उत्पादक कितना होता है, कम होता है। किस में यूज होता है? तो जानवरों को खाने के लिए जो चारा होता है उसी में केवल यूज होता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड वाला सही होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न में, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कई बार प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। शंकुधारी वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण वनों में और मरुस्थल में। तो अब इसका जो सही ऑप्शन आपको होगा यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। अब देखिए जहाँ पे वर्षा होगी वहाँ पे भाई जैव विविधता हो, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे, जानवरों की प्रजातियाँ नहीं बढ़ेंगी वहाँ पे, तो जैव विविधता वहाँ पे अधिक पाई जाएगी। तो ये प्रश्न आपसे कई बार कई तरह से पूछता है रिलेट करके। कभी कभी स्थान पूछ लेगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है, कई
कभी बार वनों को देकर पूछ लेगा कि किस वन में जैव विविधता, तो वहाँ पे आपको एक फैक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग माइंड में डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर इस प्रश्न को आप सही कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो ये फ्रेंड्स रहे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली बार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम में होते हैं। काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से ज़रूर आप कहीं पेन डाउन कर लें और रिवाइज़ करें, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कई बार जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार अवश्य आप अच्छे से कहीं नोट कर लें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।